हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों को आरडी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 5 नंबर के जो यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं मेरे प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों, मैं इसके फर्स्ट लेक्चर को अपलोड कर चुका हूं। मैं सेकंड लेक्चर आज पढ़ाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। और कम से कम आपके 5 या 6 लेक्चर बनेंगे 5 नंबर के। इसको मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जरूर देख के जाइएगा। आपके कंफर्म है इसी 5-6 लेक्चर में से प्यारे बच्चों आप लोगों को 5 नंबर के प्रश्न टोटल यहीं से बनेंगे। ठीक है, इस बात को लिख के रख लीजिएगा और पढ़ पढ़ के भी लिख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद लिख लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को करते हैं कंटिन्यू। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि एक सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश तथा विद्युत क्षेत्र E तथा U विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी विभवांतर से आवेशित करने पर उसके प्लेटों के प्राप्त होती है। यदि संधारित्र को स्रोत से अलग कर दें, स्रोत मतलब बैटरी से मतलब स्रोत से अलग कर दें, अलग करके प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम की मोटाई की बराबर का एक पट्टी प्रवेशित किया जाए, प्रवेशित मतलब अंदर रख दिया जाए, तो निम्नलिखित के नए मान की गणना कीजिए। क्या क्या पूछ रहा है? धारिता, विभवांतर, आवेश। तो मेरे तो यहाँ पर आवेश है, मैं आवेश को एक ही में लिख दिया हूँ। यहाँ पर इस चीज को मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ जिससे आप बात को समझ जाएं कि आवेश हमसे अलग से पूछा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या प्यारे बच्चों आपको हमारी बात समझ में आ रही है? इस प्रश्न के जरिए हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपको इसके बाद जो पूछेगा आवेश, ठीक, यही 4.5 पॉइंट आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों। कितना पॉइंट पूछ रहा है? यही 5 पॉइंट आपसे पूछ रहा है। इस 5 पॉइंट का जवाब देना ना भूलिए। आवेश तीसरे पॉइंट पर है। ठीक है, इसी चलिए 5 पॉइंट की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग पहले इतने प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इस प्रश्न को नेक्स्ट पेज पर हल करके दिखाता हूं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे प्यारे बच्चों। चलिए देखें। जैसे प्यारे बच्चों एक संधारित्र था, ठीक है, इसको बैटरी से जोड़ा गया है और इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, आवेश है प्यारे बच्चों। अब क्या किया जाएगा बताइए? देखिए, इस संधारित्र की धारिता C है, आवेश Q है, विभवांतर V है, स्थितिज ऊर्जा U है। ठीक है, कह रहा है जब इस संधारित्र को बैटरी से हटा दिया जाएगा और बैटरी से हटाने के बाद इसके बीच में के परावर्तन का माध्यम रख दिया जाएगा, तब बताइए इसकी धारिता कितनी हो जाएगी। जब प्यारे बच्चों इसके बीच में कोई माध्यम नहीं था तो इसकी धारिता कितनी थी? इसकी धारिता C बराबर होगी के एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। एप्सिलॉन नॉट A अपान डी होगा, अपान डी। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए आपको? ये बेहद तरीके से पता होना चाहिए कि जब प्लेटों के बीच में कुछ माध्यम नहीं रहता है तो उसकी धारिता होती है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। जब उसके बीच में कोई माध्यम भर दिया जाएगा तब धारिता पूछ लिया जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे? C के बराबर, C के मतलब माध्यम में रखने के बाद धारिता, के एप्सिलॉन नॉट A अपान डी, यही होता है। तो बताइए C के का मान कितना हो जाएगा? के C हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब प्लेटों के बीच हम कोई माध्यम रख देंगे तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? इतना हो जाएगी। देखिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी का स्थान पे C लिख सकते हैं। पहला पॉइंट धारिता हो गया। दूसरा का क्या बोला है? दूसरा का क्या बोला प्यारे बच्चों? पहला पॉइंट धारिता पूछा था तो हमने पहला पॉइंट धारिता निकाल लिया। दूसरे के पॉइंट में क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? दूसरे के पॉइंट में पूछ रहा है विभवांतर। क्या पूछ रहा है? विभवांतर। तो विभवांतर कितना हो जाएगा? देखें प्यारे बच्चों, जब धारिता मतलब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं था, सिर्फ वायु था, उसकी धारिता भी दी गई है। जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम रख दिया जाए तो उसकी धारिता पूछ रहा है। तो आपको पता है विभव का फार्मूला क्या होता है? V बराबर
ठीक है, V बराबर Q अपान C, याद कीजिए, नहीं होता है ना, V बराबर Q अपान C। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आप लोग बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए जब कुछ नहीं रखा था उसकी प्लेटों के बीच में तो उसकी धारिता इतनी दी गई है और उसका विभव पूछ रहा है। जब इसके बीच में रख दिया गया तो उसकी धारिता पूछ लिया है और उसके बाद विभव पूछ रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखिए जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम रख दिया जाएगा तो उसकी धारिता देख लीजिए आपके सामने है सी के। ठीक है, आपको एक चीज और पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि एक चीज एकदम क्लियर कर दीजिएगा कि जब बैटरी जुड़ी रहेगी तो विभव तो बदला रहेगा, लेकिन सॉरी विभव सेम रहेगा, लेकिन जब बैटरी को हटा दिया जाएगा तो आवेश कांस्टेंट होता है प्यारे बच्चों। आवेश क्या होता है? कांस्टेंट हो जाता है। जब आवेश कांस्टेंट हो जाता है तो बताइए पहले का जो आवेश है बराबर दूसरे का आवेश, जब कोई माध्यम रख दिया जाएगा दोनों आवेश बराबर होंगे। इसके आवेश का फार्मूला क्या होता है? Q बराबर C इंटू V होता है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि ये वायु का है और ये सी के माध्यम का है, इसके लिए क्या लगाएंगे? सी भी, और इसके लिए क्या लगाएंगे? सी के भी के। बताइए बच्चों, हमें सी के का मान रखेंगे, बताइए सी बराबर सी भी बराबर क्या लिखेंगे? सी भी बराबर के सी भी के। तो बताइए सी सी कैंसिल हो जाएगा, तो बताइएगा प्यारे बच्चों भी के का मान कितना आ जाएगा? भी अपान के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरा का पॉइंट क्लियर हो गया आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? देखिए और तीसरे के पॉइंट में क्या पूछा है? आवेश। आवेश कितना होगा? सी के बराबर क्यू के बराबर होगा क्यों, पहले जो आवेश रहेगा बाद में भी वही आवेश रहेगा। क्यों? क्योंकि माध्यम बैटरी हटाने के बाद आवेश कांस्टेंट हो जाता है, विभव बदल जाता है। उसके बाद क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों आपसे अगले पॉइंट में? पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथे पॉइंट में क्या पूछ रहा है? चौथे पॉइंट में पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र। क्या पूछ रहा है भाई लोग? वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला आप लोगों को पता है या नहीं? देखिए देखिए वैद्युत क्षेत्र ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं क्या? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का यही तो फार्मूला होता है। बेहतर, अच्छे से, यही तो फार्मूला होता है। बताइए, अब देखिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि एक और फार्मूला हम लिख सकते हैं, विभव बराबर ई इंटू डी। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं या नहीं? तो बताइए तीसरे के पॉइंट में, चौथे पॉइंट, तीसरे के पॉइंट में क्या बोला है हमें निकालने? तीसरा का हो गया, चौथे पॉइंट में क्या बोला है निकालने के लिए? वैद्युत क्षेत्र। तो क्या वैद्युत क्षेत्र का ये फार्मूला लगा के हम हल कर सकते हैं? यस सर। बताइए क्या लिखेंगे? ई के, देखिए वैद्युत क्षेत्र आप ई के मतलब प्लेटों के बीच यदि कोई माध्यम रख दिया जाए तब का वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। ठीक है, तब का वैद्युत क्षेत्र आपसे पूछ रहा है। जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम रख दिया जाएगा तब का वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? बताइए। सी के बराबर सिग्मा बटे में के एप्सिलॉन नॉट, याद कीजिए यही होता है। जब प्लेटों के बीच कुछ नहीं रहता है तो वैद्युत क्षेत्र का मान सिर्फ क्या दिया है? बताइए क्या दिया है? वैद्युत क्षेत्र का मान ई दिया होगा, ई दिया ही है, होगा क्या? ई दिया है। तो बताइए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ई बटे में के लिख सकते हैं। जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं रहता है तो उसके वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। जब कोई माध्यम भर देंगे तो के सी के बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर क्या लिख देंगे? ई। तो बताइए क्या यही फार्मूला बन जाएगा? कमेंट करिए प्यारे बच्चों, दिल से, दिमाग से और अच्छे से कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो चलिए स्थितिज ऊर्जा भी निकालते हैं 5वें पॉइंट पर। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? बताइए स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? आपको पता होना चाहिए। यू बराबर होता है, क्या होता है सर? यू बराबर होता है हाफ
सी भी स्क्वायर। बताइए यू के बराबर यू के भी के सी के भी के वैल्यू रखिए हाफ भी के सी के का वैल्यू क्या है के सी और भी के का वैल्यू क्या है भी अपान के का होल स्क्वायर। तो बताइए कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों यू के बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 के सी गुणे भी स्क्वायर बटे में के। एक के स्क्वायर रहेगा एक के कैंसिल हो जाएगा तो यू के बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों हाफ सी भी स्क्वायर बटे में के बचेगा तो इसको यू के बराबर हम लिख सकते हैं जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं होता है तो स्थितिज ऊर्जा फार्मूला होता है U बराबर हाफ सी भी स्क्वायर बटे में देखिए के है तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हाफ मतलब U बटे में के। U क्या है जब प्लेटों के बीच में वायु भरा है तब की धारिता अरे स्थितिज ऊर्जा और यू के क्या है जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं भरा है और बैटरी को हटा दिया गया है तब की स्थितिज ऊर्जा। जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम देखिए माध्यम भर दिया गया तब का है जब प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं है और बैटरी जुड़ी है तब की धारिता है। ठीक है मेरे बच्चों आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है तो फटाफट इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर मैं आगे आप लोगों से चर्चा करता हूँ अगले प्रश्न पर। ठीक है उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप लोग बातों को समझ रहे होंगे। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अगले प्रश्न पे क्या है अगले प्रश्न को ध्यान से देखें। कह रहा है सेल तथा बैटरी में क्या मुख्य अंतर होता है किन दशाओं में सेलों का निम्नलिखित संयोजन उपयोगी होता है और क्यों। श्रेणी क्रम संयोजन समांतर क्रम संयोजन मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले सेल और बैटरी में क्या मुख्य अंतर है बताइए सेल और बैटरी में क्या मुख्य अंतर है बताइए प्यारे बच्चों सेल और बैटरी में क्या मुख्य अंतर है बताइए। बैटरी सेल एकल इकाई होती है मतलब सेल एक ही होता है। ठीक है जब एक ही युक्ति होगी एकल इकाइयों एकल इकाइयों को सेल कहते हैं और सेल से जो मिलकर बना होता है उसे बैटरी कहते हैं। या तो बोल सकते हैं सेल वह मतलब कि सेल वह होता है जिसका एक ही बार प्रयोग किया जा सके। ठीक है लिख सकते हैं सेल वह होता है जिसका जिसका एक बार प्रयोग किया जाता है जिसका एक बार प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई लोग समझ में आ रहा है बच्चों। और बताए बैटरी क्या है सेलों के संयोजन से बैटरी का निर्माण होता है। ठीक है समझ में आता है बच्चों। सेल जैसे आप घड़ी का सेल देखते हैं केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं दोबारा नहीं कर सकते। बैटरी कोई भी इन्वर्टर की जो बैटरी होती है कार की जो बैटरी होती है इन सभी का हम कई बार प्रयोग कर सकते हैं। डिस्चार्ज होता है फिर चार्ज करते हैं फिर प्रयोग करते हैं लेकिन आप घड़ी की जो सेल होती है आप उसका ऐसा इस्तेमाल नहीं करते केवल एक ही बार उसका प्रयोग होता है भाई लोग समझ में पा रहे बच्चों। आप लोग पहले सेल और बैटरी के अंतर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद हम एक एक करके समझाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन क्या है श्रेणी क्रम संयोजन पहला श्रेणी क्रम संयोजन भाई लोग श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है मेरे मित्र प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है श्रेणी क्रम संयोजन में सेलों को क्रम मतलब कि क्रम बाय क्रम जोड़ा जाता है। ठीक है क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा जाता है सेलों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा जाता है। अब इसमें पूछा है क्या कारण है कि हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। यदि सेल का
प्यारे बच्चों, यदि सेल का देखिए, आप पहले इसका एक चित्र बना दीजिए। पहले श्रेणी क्रम के सेलों का चित्र ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। बहुत प्यारा चित्र है। आप ऐसे चित्र बना के तब व्याख्या ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे चित्र बना के आप लोग प्यार से तब व्याख्या करेंगे, ठीक है। इसको बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जाएगा और इसका कैपिटल आर, स्मॉल आर, ई ई आर ई आर, ये कहाँ तक रहता है? ऐसे एन सेलों तक रहता है प्यारे बच्चों। कितने सेलों तक? एन सेलों तक रहता है, ठीक है। और इसके लिए जो धारा का फार्मूला आता है, धारा का मान सेल द्वारा धारा का मान सेल द्वारा धारा का मान क्या होगा? आई बराबर ई एन बटे में क्या होगा? एन आर प्लस कैपिटल आर, एन आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है भाई लोग। ये है आपका। अब यदि सेल में इस कंडीशन में अधिकतम धारा प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिए पहले। जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होता है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है। ठीक, यही बोला है ना कि सेलों को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ रहे हैं? बोलेंगे जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होता है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है, जो कि हमें ये फायदा है, ये लाभ है कि हम इसको इसी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम होता है, देखिए, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम होता है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है, ठीक है। इसका मतलब प्यारे बच्चों, अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए स्मॉल आर का वैल्यू लगभग कितना मान लेंगे? 0। तो बताइए आई बराबर कितना हो जाएगा? यान ई बटे में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? यान गुणे 0 प्लस कैपिटल आर। तो बताइए आई बराबर क्या हो जाएगा? यान ई बटे में कैपिटल आर, ठीक है। अधिकतम धारा प्राप्त होगी, ठीक है। आप ऐसे चित्र बना लेंगे और मेरे बच्चों ऐसे लिख लेंगे कि जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम होता है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है। तो सेल द्वारा प्रवाहित धारा का मान ये फार्मूला होता है। अधिकतम धारा प्राप्त करना है, देखिए आर का मान कितना हो जाएगा? 0। इस श्रेणी में जोड़ेंगे तभी फायदा होगा, हम इसे समांतर में जोड़ने पर फायदा नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग श्रेणी क्रम का जो भी बात लिखा गया है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं समांतर क्रम से चर्चा करता हूँ, ठीक है। समझ में आया आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों? यदि आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया है तो आप लोग प्यारे बच्चों फटाफट ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, कौन से समांतर क्रम की बात करते हैं? समांतर क्रम, कौन से क्रम का प्यारे बच्चों? समांतर क्रम। यदि समांतर क्रम की बात करेंगे तो समांतर क्रम में चित्र कैसा होता है प्यारे बच्चों? समांतर क्रम में यदि आप चित्र ध्यान देंगे तो इसी तरह से होता है चित्र, ठीक है। इसी तरह से बना होता है चित्र।
स्मॉल आर, इसी तरह से ढेर सारा स्मॉल आर बना होता है भाई लोग, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ से, देखिए क्या होगा, यहाँ पर लगा होगा बाह्य प्रतिरोध। यदि आपको अधिकतम धारा प्राप्त करना होगा तो बताइए समांतर क्रम में सेल द्वारा प्रवाहित धारा क्या होगा, सेल सेल द्वारा प्रवाहित 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 धारा, सेल द्वारा प्रवाहित धारा प्यारे बच्चों क्या होगा बताइएगा। बताइए क्या होता है, आई बराबर मेरे प्यारे बच्चों ई एन बटे में क्या होगा, होता है स्मॉल आर प्लस एन कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर एन कैपिटल आर, ठीक है भाई लोग। अब करेंगे क्या, इसमें देखिए अधिकतम धारा प्राप्त करना है तो बाह्य प्रतिरोध का मान लगभग 0 होना चाहिए, अर्थात जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक होगा, ठीक है, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में अधिक होगा तो उसको किस क्रम में जोड़ने पर फायदा होगा, तो उसको समांतर क्रम में जोड़ने पर ही फायदा होगा। तो बोलेंगे जब, क्या लिखेंगे, जब जब सेलों का जब सेलों का आंतरिक जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान, इसे लिखेंगे जब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के तुलना में अधिक होता है तो क्या होगा, अधिक होता है तो क्या होगा बताइएगा, अधिक होता है तो तो अधिक होता है तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है, ठीक है भाई लोग, इसलिए हम इसको इस क्रम में जोड़ते हैं। अब बताइए क्या होगा, बताइएगा। बताइएगा अब क्या काम करेंगे, लिखेंगे आई बराबर एन ई बटे में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर प्लस एन गुणे 0, तो बताइएगा आई बराबर कितना हो जाएगा, एन ई बटे में स्मॉल आर, अधिकतम धारा प्राप्त हो गया। समझ में आप सभी लोगों को, ये कौन से क्रम का चर्चा हुआ प्यारे बच्चों, ये है आपके समांतर क्रम का। अब बात करेंगे मिश्रित क्रम के संयोजन का, ठीक है, कौन से क्रम के, मिश्रित क्रम संयोजन का। आप लोग पहले ले लीजिए इतने का स्क्रीनशॉट, ठीक है प्यारे बच्चों, पहले इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब मिश्रित संयोजन की चर्चा करते हैं, देख लीजिए मिश्रित संयोजन। तो मिश्रित संयोजन में क्या होता है, बस आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मिश्रित संयोजन लिखेंगे, मिश्रित संयोजन मिश्रित मिश्रित संयोजन मिश्रित संयोजन का जरा चित्र बना लीजिए, बना दीजिए भाई लोग, बस एक दो तो प्यारा से चित्र बना दीजिए और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चित्र में, ठीक है भाई लोग। देखिए आपको क्या करना है, सेल का प्रतीक तो ऐसे ही होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है, एक और बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे, यहाँ पे लगा होता है बाह्य प्रतिरोध, क्या लगा था मेरे भाई लोग, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर।
तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ए ई होगा, ए भी ई होगा, ये क्या स्मॉल आर स्मॉल आर, ये क्या होगा ई होगा, स्मॉल आर ई होगा, फिर ई होगा स्मॉल आर, ई होगा स्मॉल आर, और ये बाई प्रतिरोध है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए देंगे प्यारे बच्चों कि ऐसे जाने पर यन से ले हैं, ठीक है, और नीचे की तरफ आने पर यम से ले हैं। ठीक है, ऐसे जाएंगे तो टोटल कितने से ले पाए जाएंगे यन, और ऐसे आएंगे तो टोटल कितने पाए जाएंगे यम। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को हमारी बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है? तो मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ। यदि आप इस ऐसे क्रम में जोड़ेंगे तो विद्युत वाहक बल जो है वो एन ई होगा, और जो आपका आंतरिक प्रतिरोध होगा वो एन आर होगा, और आप फिर समांतर में जोड़ेंगे तो ई तो इतना ही रहेगा, लेकिन इसका मान हो जाएगा, कहाँ तक जोड़ रहे हैं, 1/एन आर प्लस 1/एन आर प्लस डॉट डॉट, मतलब यम बटे में कितना हो जाएगा एन आर। मतलब यदि आपको यहाँ पर धारा का मान पूछा जाएगा, आई बराबर धारा का फार्मूला होगा यम यान ई बटे में क्या, अरे बच्चों आपका हो जाएगा यम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। सेल द्वारा प्रवाहित धारा लिखेंगे, सेल द्वारा प्रवाहित धारा, सेल द्वारा प्रवाहित धारा, ठीक है, सेल द्वारा प्रवाहित धारा। ठीक, तो मिश्रित क्रम में जब जोड़ेंगे तो सेल द्वारा ऐसी धारा प्रवाहित होगा। और यदि आप चाहते हैं कि सेल द्वारा प्रवाहित धारा का मान कब अधिकतम होगा तो लिखेंगे जब सेलों का एन आर बराबर एम आर हो तो उनको मिश्रित क्रम में जोड़ने पर अधिकतम धारा प्राप्त होती है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा। मतलब एन आर एम आर दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, आई बराबर हम लिख सकते हैं यम एन ई बटे में क्या लिख सकते हैं, यम आर के स्थान पे स्मॉल एन स्मॉल आर, तो बताइए इसको जोड़ देंगे, आई बराबर कितना हो जाएगा, यम एन ई बटे में क्या लिख देंगे, ई बटे में लिख देंगे 2 आर, तो एन कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए आई का मान कितना हो जाएगा, यम ई बटे में कितना हो जाएगा 2 आर। क्या आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया? बताइए क्या आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया है? यदि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए चाहे स्मॉल आर रखे चाहे कैपिटल आर रखिए, ठीक है, चाहे स्मॉल आर रख दीजिए, चाहे मान लीजिए यहाँ कैपिटल आर लिखना चाहते हैं यहाँ कैपिटल आर रख सकते थे, कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम तब लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा यम कैपिटल आर, इसके स्थान पे यम कैपिटल आर, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, यम यान ई बटे में क्या हो जाएगा 2 कैपिटल आर, तो यम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा यान 2 कैपिटल आर। ठीक है, तो जब मिश्रित संयोजन द्वारा अधिकतम धारा प्राप्त करना होगा तो आप ऐसे ही करेंगे, इसके आगे आपको कुछ जरूरत नहीं है करने की। ठीक है, यदि आप लोगों को हमारी बात इतना क्लियर हो गई है तो आप लोग फटाफट ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गया होगा। तो पहले जो थियरिकल प्रश्न है आपको समझना ही पड़ेगा अच्छे से। देख लीजिए क्या कह रहा है, एक अभिसारी तथा अपसारी लेंस के फोकस दूरी f1 तथा f2 है। यदि दोनों को संपर्क में रखा जाए तो संयोजन की निम्नलिखित दशाओं में संयुक्त लेंस की प्रकृति लिखकर किरण आरेख बनाइए।
पहले तो हम क्या काम करेंगे, एक अभिसारी है एक अपसारी है। अभिसारी मतलब F1 है और अपसारी मतलब F2 है। तो अभी मतलब जो उत्तल लेंस होता है, एक पैर बच्चों आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। एक इस तरह से आपका उत्तल लेंस है। पहले उत्तल लेंस बनाए भाई लोग, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक आपका उत्तल लेंस है और दूसरा का क्या है, अवतल लेंस है, ऐसे। और दूसरा का क्या है, अवतल लेंस, ठीक है। इन दोनों को ऐसे आपस में सटा कर रख दिया गया है और इसकी फोकस दूरी F1 है, इसकी फोकस दूरी F2 है। यदि इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला होगा 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 होता है। तो लिखेंगे 1/F बराबर 1/F1 प्लस में रहेगा माइनस 1/F2, क्योंकि दूसरा का अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस होती है। क्रॉस मल्टीपल करके हल कीजिए, 1/F बराबर कितना हो जाएगा, 1 है, ये 2 रहेगा, ठीक है, 2 रहेगा। इसका यहाँ गुड़ा F2 F1 बटे में क्या लिखेंगे, F2 यहाँ गुड़ा होगा माइनस क्या लिखेंगे, F1 बटे में क्या हो जाएगा, F1 इंटू F2, ठीक है। या तो फिर बच्चों हम कैपिटल F बराबर लिख सकते हैं F1 F2 बटे में F2 माइनस F1। अब इसके ये है, जब दोनों लेंस को आपस में ऐसे रख देंगे, एक अवतल एक उत्तल लेंस को, तो इस तरह से संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला बनेगा। फिर इसमें क्या क्या पूछ रहा है आप लोगों से, ध्यान दीजिए। कह रहा है F1 इज ग्रेटर देन F2, जब F1 का मान बड़ा होगा F2 का मान छोटा होगा। जब F1 का मान बड़ा होगा, मान लीजिए F1 3 होगा, F2 2 होगा, तो घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब इस दशा में फोकस दूरी माइनस आ रहा है, इसका मतलब इस दशा में कौन सा लेंस बन जाएगा, अवतल लेंस बन जाएगा। अगले कंडीशन में बताइए, अवतल लेंस, ठीक है। अगले कंडीशन में बताइए, जब F1 क्या होगा, बड़ा होगा, F1 क्या होगा, बड़ा होगा। जब F1 बड़ा होगा, अरे F2 छोटा होगा, F2 बड़ा होगा। F1 छोटा होगा और F2 बड़ा होगा। F2 बड़ा होने का मतलब F2 मान लीजिए आपका हो गया 5, F2 हो गया 5, F1 हो गया 3, घटाइए तो ये 5 है 3 तो प्लस में ही आएगा। तो कौन से लेंस की तरह होगा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। जब F1 F2 दोनों बराबर में रख देंगे, तो बताइए, दोनों बराबर में रखेंगे तो 0 आ जाएगा नीचे। अब 0 का भाग किसी में देंगे तो इनफाइनाइट आएगा कि नहीं आएगा तो इसका मतलब है बच्चों कि लास्ट में जो फोकस दूरी आ रही है इनफाइनाइट, इस कंडीशन में माइनस आ रहा है, इस कंडीशन में प्लस आ रहा है, इस कंडीशन में इनफाइनाइट आ रहा है। तो बताइए, आप बताइएगा कि इस टाइप कौन इसमें कौन से प्रकार का उत्तल लेंस बना रहा है, अवतल लेंस की तरह। कौन सा लेंस बना रहा है, अवतल लेंस की तरह। इसमें कौन सा लेंस बना रहा है, उत्तल लेंस की तरह। और इसमें कौन सा लेंस बना रहा है, समतल लेंस। कौन सा बना रहा है, समतल लेंस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये चीज समझ में आया कैसे करना था, मैंने यहाँ तक उतार दिया। अब वहां पर जो मैं लिखा हूं माइनस प्लस कैसे आएगा, आप इस वैल्यू यहाँ पर वैल्यू रख के देख लेंगे, आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें बोला था लिखने के लिए, कुछ ध्यान दीजिएगा। देखिए, यदि F1 F2 तब F ऋणात्मक होगा, अभी मैं बताया, और संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति करेगा व्यवहार। देखिए, संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति करेगा, ठीक है। फिर यदि F1 इज लेस देन F2 तब F धनात्मक होगा और संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। यहाँ व्यवहार करेगा लिखना चाहिए था। उसके बाद यदि F1 F2 बराबर होगा, तब F का मान क्या होगा, तब F कैपिटल F क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल F, ठीक है। कैपिटल F इनफाइनाइट होगा और संयुक्त लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। संयुक्त लेंस किसकी भांति व्यवहार करेगा, समतल पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा, मतलब वो समतल लेंस बन जाएगा, ठीक है। वही जो मैं बोला F1 F2 करके लिखना था, उसके बाद एक चीज आपको लिखना था, आपको 5 नंबर मिल जाएगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग प्यारे बच्चों फटाफट ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब इस नेक्स्ट पेज को ध्यान से देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें क्या कर रहा है, खगोलीय दूरदर्शी तथा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को तुलना निम्नलिखित आधार पर कीजिए। पहले अवयव के आधार पर, आवर्धन क्षमता के आधार पर कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि क्या प्रयुक्त में किसी एक युक्ति को दूसरी युक्ति की तरह प्रयुक्त किया जा सकता है।
चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले खगोलिक और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अवयव मतलब की तुलना किसके आधार पर, पहले अवयव के आधार पर फिर आवर्धन क्षमता के आधार पर। ध्यान से देखें, अवयव के आधार पर, अवयव के आधार पर क्या है, खगोलिक दूरदर्शी में मुख्य अवयव होते हैं लेंस या दर्पण। खगोलिक दूरदर्शी में लेंस भी हो सकता है और दर्पण भी लगाया जा सकता है खगोलिक दूरदर्शी में, ठीक है। देखिए लेंस या दर्पण होता है। यह दूर के तारे तारे और ग्रहों को देखने के लिए डिवाइस बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि दूर के तारे और ग्रहों को देखा जा सके। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में मुख्य अवयव होते हैं एक या अधिक लेंस। मतलब सूक्ष्मदर्शी में प्यारे बच्चों चाहे एक रहे चाहे दो रहे, आप लोग लेंस का ही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन खगोलिक दूरदर्शी में आप लोग एक खगोलिक परावर्तित दूरदर्शी पढ़े थे, उसमें दर्पण का प्रयोग हुआ था। खगोलिक में दर्पण लेंस दोनों लग सकता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी में केवल क्या लग सकता है, लेंस। देखिए लेंस यह सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है। तो अवयव के आधार पर मैं दोनों को वर्गीकृत कर दिया प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे इनके आवर्धन क्षमता के आधार पर, ठीक है। इसके आधार पर, आवर्धन क्षमता के आधार पर, ठीक है भाई लोग। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतने के ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए आवर्धन क्षमता के आधार पर क्या है, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता के आधार पर यदि हम बात करेंगे, आवर्धन क्षमता के आधार पर यह है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता दूरदर्शी की तुलना में कम होती है, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे, लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता खगोलिक दूरदर्शी की तुलना में कम होती है, तुलना में कम होती है, क्या होती है, तुलना में कम होती है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या कह रहा है, कारण सहित बताइए क्या खगोलिक दूरदर्शी पर के स्थान पर सूक्ष्मदर्शी का यूज हो सकता है, यही पूछ रहा है। तो देखिए खगोलिक दूरदर्शी के स्थान पर सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं हो सकता, किसी के भी स्थान पर किसी का उपयोग नहीं हो सकता। मतलब खगोलिक, कारण सहित बोला है, यहाँ लिख देंगे कारण। कारण में क्या लिखेंगे, लिखेंगे खगोलिक दूरदर्शी के स्थान पर खगोलिक दूरदर्शी के स्थान पर सूक्ष्मदर्शी का उपयोग लिख सकते हैं, प्रयोग लिख सकते हैं, प्रयोग नहीं किया जा सकता, प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि इसमें अदृश्य
क्योंकि इसमें अदृश्यक बड़ा होता है, बड़ा होता है, परंतु परंतु सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्मदर्शी में दर्शी में सूक्ष्मदर्शी में अदृश्यक 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 छोटा है, छोटा होता है, छोटा दृश्यक छोटा छोटा होता है। ठीक है, प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि खगोलीय दूरदर्शी के स्थान पर सूक्ष्मदर्शी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें अदृश्यक बड़ा होता है परंतु सूक्ष्मदर्शी में अदृश्यक छोटा होता है। ठीक है, आप चित्र जब बनाए होंगे तो आपको ध्यान होगा कि जब खगोलीय दूरदर्शी बना रहे थे तो उसमें अदृश्यक बड़ा लिए थे, और जब सूक्ष्मदर्शी बनाएंगे तो अदृश्यक छोटा लेंगे। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं होता, प्रयोग नहीं कर सकते। तो बच्चों आप लोग पहले इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे आप लोगों को बताते हैं। ठीक है भाई लोग, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। करा है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन को दर्शाइए, इसके आधार पर निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। चलिए इसके परिवर्तन को दर्शा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसकी किसकी बीच की ग्राफ बना रहे हैं? ये क्या है? ईबीएन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, और ये क्या है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ए, द्रव्यमान संख्या ए। क्या होगा बताइए यहाँ पर? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, देखिए ग्राफ को ध्यान दीजिएगा, ग्राफ को ध्यान से देखे भाई लोग। देखिए इस तरह से ग्राफ बनेगा। देखिए यहाँ आपका हाइड्रोजन होता है, यहाँ होता है हीलियम, यहाँ होता है लिथियम, ऐसे ही रहता है। और इसके यहाँ पर जो होता है वो होता है Fe। क्या होता है? Fe। कौन होता है भाई लोग? Fe। और सबसे यहाँ पर कौन होता है? यूरेनियम 92,238, और ये होता है 56। कितना होता है इसका? 56 होता है। ठीक है, परमाणु भार 56 होता है, परमाणु भार 56। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? कोई भी परमाणु, ठीक है, कोई भी परमाणु, देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा ना प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या बताता है? किसी परमाणु के स्थायित्व के बारे में बताता है। तो सबसे ज्यादा परमाणु की स्थायित्व कहाँ पर होती है? जिसका परमाणु भार कितना हो? 50 और 56 के बीच में हो। किसके? 50 और 56 के बीच में हो। यही ये पोजीशन ऐसा है जहां पर कोई भी परमाणु यहाँ पर आने के बाद सबसे ज्यादा स्थायी होगा। इसका मतलब जिसका परमाणु भार इससे कम होगा वो कम स्थायी होगा, और जिसका परमाणु भार इससे ज्यादा भी होगा वो भी कम स्थायी होगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, कोई भी कम परमाणु वाला भार, कम परमाणु वाला कम परमाणु द्रव्यमान संख्या वाला, कोई भी कम द्रव्यमान संख्या वाला परमाणु वो संयुक्त होकर अधिक, मतलब इसके बराबर होना चाहेगा, और कोई यदि इससे अधिक है तो टूट कर इसके बराबर होना चाहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई भी परमाणु यदि कम है तो आपस में जुड़कर ये प्राप्त करना चाहेगा, यदि कोई भी परमाणु इससे ज्यादा है तो वहां से टूटने के बाद ये प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब यहाँ पर दो प्रक्रियाएं हो रही, एक जुड़ने के बाद यहाँ पहुंचना चाहेगा, ये वैल्यू कम है, एक कम वाले जुड़कर आपस में मिलकर यहाँ पहुंचना चाहेंगे, क्योंकि जब जुड़ेंगे तभी इनका वजन बढ़ेगा और यहाँ पहुंच जाएंगे। और इनका वजन ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये अपना इसके बराबर आना चाहते हैं तो अपना वजन क्या करेंगे? कम करेंगे। अपना वजन कम करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? टूटना पड़ेगा अलग अलग।
क्या करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर नाभिकीय संलयन हो रहा है, इस पॉइंट के इधर नाभिकीय संलयन और इस पॉइंट के इधर नाभिकीय विखंडन हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं, यही बोला है ना, नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन को दिखाइए। तो नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन, इधर नाभिकीय विखंडन और इधर नाभिकीय संलयन। कोई भी देखिए द्रव्यमान संख्या में कोई भी परमाणु ईबीएन प्रति न्यूक्लियन मतलब बंधन ऊर्जा, देखिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या बताता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जिस परमाणु की अधिक होती है वो परमाणु उतना ज्यादा अधिक स्थायी होता है। तो एक कोई भी परमाणु की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आप देखेंगे सबसे ज्यादा यही पोजीशन पे है, देख लीजिए सबसे ज्यादा यहीं पर है। देखिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन यही सबसे ज्यादा है। यहाँ पर जो भी परमाणु होगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। जो परमाणु यहाँ सबसे ज्यादा स्थायी होगा, इसका मतलब ये परमाणु यहाँ जाना चाहेंगे तो इनका तो कम है, तो आपस में जुड़ के यहाँ जाना चाहेगा। वो जो परमाणु यहाँ से यहाँ आना चाहेगा वो क्या करेगा, वो कोई भी परमाणु यहाँ से यहाँ आने के लिए क्या काम करेगा बताइए, वो टूटने के बाद यहाँ पहुंचेगा। समझ रहे हैं नहीं, वो टूटने के बाद यहाँ पहुंचेगा। इसका मतलब इससे यह पता चलता है कि इसमें कोई भी हल्का परमाणु है तो संलयन होकर यहाँ पर प्राप्त करना चाहेगा स्थायित्व, और कोई भारी परमाणु है तो टूटकर स्थायित्व प्राप्त करना चाहेगा। तो यहाँ पर दो प्रक्रिया हो रही है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो आप लोग पहले चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद प्यारे बच्चों मैं आगे आप लोगों को चर्चा करके दिखाता हूँ कि अब कैसे कैसे लिखना है। इसमें किसी भी परमाणु की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितना ज्यादा होती है वह परमाणु उतना ज्यादा अधिक स्थायी होता है। तो आप लोग लिख लिए होंगे, देख लीजिए। नाभिकीय विखंडन, क्या भाई लोग, नाभिकीय विखंडन, भारी नाभिक यूरेनियम का विखंडन करने पर यह दो या अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाती है, क्योंकि जब वो टूटेंगे तो हल्का हो जाएंगे और वह किसके किसके पास आ जाएंगे, Fe के आसपास आ जाएंगे। तो उनकी नाभिकीय विखंडन में की प्रक्रिया में प्रति न्यूक्लियन देखिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वो हल्के नाभिक भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक में चला जाएगा। मतलब कौन पोजीशन पे, Fe पर, तो Fe सबसे ज्यादा बंधन ऊर्जा होती है। तो देखिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाएगी। आगे नाभिकीय संलयन, हल्के नाभिक जो Fe के इधर है, हल्के नाभिक का संलयन करने पर यह एक भारी नाभिक, देखिए हल्के नाभिक का संलयन करने पर एक भारी नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यह ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसमें भी ऊर्जा मुक्त होगी। तो ग्राफ के Fe के इधर वाले जो होंगे वो नाभिकीय संलयन दिखाएंगे, Fe के जो उधर होंगे नाभिकीय विखंडन दिखाएंगे। देखिए हल्के नाभिक का संलयन करने पर एक भारी नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया में भी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो बच्चों पहले इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ग्राफ को देना है। ग्राफ में विखंडन और नाभिकीय संलयन करके आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले पॉइंट पे देखें, क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। देखिए नाभिकीय विखंडन और संलयन दोनों प्रक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों प्रक्रियाओं में उत्पन्न, देखिए दोनों प्रक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। समझ में आप सभी लोगों को कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करना ना भूलें तो ही अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आप अगले पॉइंट पे चलते हैं, अब चर्चा करते हैं इस पर प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या कह रहा है, एक हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निम्नलिखित की गणना कीजिए, इस ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बंधन ऊर्जा, आयनन विभव, फिर कह रहा है ऊर्जा स्तर की संख्या, कोणीय संवेग, गतिज ऊर्जा। तो चलिए ध्यान दीजिए इस प्रश्न को बच्चों
अच्छे अच्छे लोग इस प्रश्न को करने में घबरा जाते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को अच्छे अच्छे लोग करने में घबरा जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम आसान तरीका बताता हूँ। आपको ध्यान देना है कि जो बंधन ऊर्जा होती है, बंधन ऊर्जा बराबर होता है ऊर्जा स्तर, बराबर ऊर्जा स्तर, बराबर ऊर्जा स्तर, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है। बराबर ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो बताइए बंधन ऊर्जा ईबी बराबर ऊर्जा स्तर कितना है। ऊर्जा स्तर देखिए, ऊर्जा स्तर कितना है, -3.4। यहाँ क्या लिखेंगे, -3.4। तो बताइए ईबी बराबर कितना हो जाएगा, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्यारे बच्चों एक बात दिमाग में रख लीजिए कि बंधन ऊर्जा ऊर्जा स्तर के विपरीत होता है। देखिए ऊर्जा स्तर माइनस है तो बंधन ऊर्जा प्लस है, ठीक है। आगे फिर प्यारे बच्चों आयनन, आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव, आयनन विभव बराबर बंधन ऊर्जा, मतलब आयनन ऊर्जा बंधन ऊर्जा के बराबर होता है। आयनन विभव जो होता है बंधन ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा कितना है आपका, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है आयनन विभव। उसके बाद ऊर्जा स्तरों की संख्या बोला है, ठीक है भाई लोग। उसके बाद आपसे क्या बोला है, ऊर्जा स्तरों की संख्या। तो हम ऊर्जा स्तरों की संख्या भी निकाल देंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मतलब कौन से मतलब कौन से एनर्जी में, मतलब कौन से ऊर्जा में, कौन से कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उस हमें ये बात पता नहीं है। लेकिन जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी दी गई है, और उस एनर्जी से हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षा में चक्कर लगा रहा है। पहले आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक है भाई लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम क्या बात करेंगे, आपको दिया है ईएन दिया है ना, ईएन कितना दिया है, -3.4 दिया है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षा में चक्कर लगा रही है, इसको पता करना होगा। तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे, ईएन बराबर -13.6 में एन स्क्वायर, ईएन का वैल्यू -3.4 बराबर -13.6 में एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर बराबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, -13.6 में -3.4। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, एन स्क्वायर बराबर कितना होगा, 13 36 के बटे में 136 बटे में 34। भाग दीजिए कितना आ जाएगा, बताइए मेरे बच्चों, भाग दीजिए कितना आ जाएगा, भाग देकर बताइए जरा। भाग दीजिए सर, भाग देंगे तो आपका 4 चौके 16, 1 3 पचे 4, देखिए 4 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 4 तें 12, 1 13, मतलब 4 आएगा भाग देने पर। तो एन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √4। एन बराबर कितना हो गया, 2। कौन से ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऊर्जा स्तर में। ऊर्जा स्तर भी आ गया है। उसके बाद क्या निकालना है, बताइए भाई लोग। उसके बाद सर हमें निकालना है, ऊर्जा स्तर आने के बाद हमें क्या निकालना है। अब कह रहा है कोड़ी संवेग, तो बताइए कोड़ी संवेग जे बराबर क्या होता है, NH/2 पाई, जे बराबर NH/N का वैल्यू कितना है, 2, H के बटा में 2 पाई, तो 2 2 कैंसिल हो गया, जे बराबर कितना हो गया, H के बटा में पाई, आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है भाई लोग, क्या आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले पॉइंट में गतिज ऊर्जा पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा, जो गतिज ऊर्जा होती है वह माइनस एनर्जी ईएन, कौन से एनर्जी में इलेक्ट्रॉन है उसकी बात करेंगे। माइनस ईएन का वैल्यू कितना, -3.4, के बराबर कितना हो जाएगा, +3.4। मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी उसके कुल ऊर्जा के बराबर होती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी उसकी कुल ऊर्जा कितनी थी, इतना था, इस एनर्जी की क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आप सभी लोगों को। बच्चों देखिए कितना प्यारा प्रश्न था, 5 नंबर का पूछा है, बहुत लाजवाब बड़े जानदार प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्न करना। तो आप लोग बच्चों ले लीजिए इतने का स्क्रीनशॉट, ठीक है।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों मैं नेक्स्ट पेज पर चलता हूँ, समझाता हूँ। समझने का बहुत ज़्यादा प्रयास करें और बहुत ज़्यादा मेहनत करें, तभी जाके कुछ होने वाला है। अन्यथा प्यारे बच्चों ऐसे तो कुछ मजा आएगा ही नहीं। मजे लेने हैं तो पढ़ाई कीजिए। यदि प्यारे बच्चों आपको मजे लेने हैं तो पढ़ाई कीजिए, यदि मजा नहीं लेना है तो पढ़ाई मत कीजिए। देखिए क्या करा, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है। तो बताइए चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, किन कारकों पर निर्भर करता है चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला। फाइव बी बराबर क्या होगा, बी ए कॉस थीटा। फाइव बी बराबर बी ए कॉस थीटा किस पे निर्भर कर रहा है। पहला बी है चुंबकीय क्षेत्र पर, लिखेंगे चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पर। और दूसरा का कुंडली के क्षेत्रफल पर, कुंडली कुंडली के क्षेत्रफल पर, ठीक है, कुंडली के क्षेत्रफल पर प्यारे बच्चों, कुंडली के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, ठीक है, कुंडली के क्षेत्रफल पर। और बताइएगा, कुंडली के क्षेत्रफल हो गया। और बताइएगा, बताइए प्यारे बच्चों, दूसरा का तीसरा के पॉइंट में लिख सकते हैं वेक्टर बी तथा वेक्टर ए के बीच कोण पर, देख लीजिए फार्मूला है, इसी फार्मूले से ही सब कुछ मैं लिखा हूं। अब उसके आगे क्या कह रहा है, चुंबकीय फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है, हमने लिख दिया। फिर कह रहा प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल को निम्नलिखित के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पहला कारण क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, उसका परिमाण क्या है, फिर उसकी दिशा क्या है, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले एक काम कीजिए, इतने का पहले ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट अच्छे से, ठीक है भाई लोग, इतने का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, ठीक। देखिए अब कह रहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, कारण क्या है। तो चलिए पहले कारण बात करते हैं, कारण की। पहला क्या बात करते हैं, कारण की। तो कारण बहुत प्यारा कारण है इसका, कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लिखेंगे कुंडली कुंडली में कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, परिवर्तन होने के कारण, चुंबकीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होने के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह है कारण। क्या है प्यारे बच्चों, कारण। अब बात करेंगे इसके अगले पॉइंट में, क्या बात करेंगे, परिमाण। क्या बात करेंगे, परिमाण। परिमाण में क्या है, फार्मूला पता है, E बराबर माइनस डेल्टा फाइव बी बटे में डेल्टा टी, यही है परिमाण, यही ना फार्मूला आया था। बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान फ्लक्स, कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्यारे बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के ऋणात्मक, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। क्या आप सभी लोगों को क्लियर हो गया।
परिमाण इसका पूछा था तो परिमाण भी बता दिए। अब बात करेंगे दिशा की। किसकी बात करेंगे? दिशा प्यारे बच्चों लेंज के नियम से ज्ञात किया जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा। दिशा में क्या लिखेंगे? दिशा में क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिससे वो स्वयं उत्पन्न होते हैं। लिखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, यह है इसके दिशा। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा पूछा जाएगा तो आप लेंज के नियम को लिख देंगे प्यारे बच्चों, आप लोगों का प्रेरित विद्युत वाहक बल का दिशा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप सभी लोगों को इतना क्लियर हो गया है तो आप लोग प्यारे बच्चों प्यार से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हम लोग हैंडसम तरीके से आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? या आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित का उल्लेख कीजिए। तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण गुणांक पर कार्य करता है प्यारे बच्चों। यह ट्रांसफार्मर की सिद्धांत लिखना होगा तो मैं सिद्धांत लिख दे रहा हूं। सिद्धांत क्या है ध्यान से देखें। ठीक है बच्चों, सिद्धांत क्या है ध्यान से देखें। ये लोग सिद्धांत क्या है ध्यान से देखें। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों? लिखेंगे ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण गुणांक पर अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर ऐसे लिख देंगे। अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। फिर आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए इन सभी की बात किया है प्यारे बच्चों। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जब पूछा जाएगा तो कुछ भी कमी नहीं होती प्यारे बच्चों। आदर्श का मतलब उसमें कोई भी गलतियां ना हो, एकदम वो आदर्श है। ठीक है, जिनमें कोई कमियां ना हो उसे आदर्श बोलते हैं। जैसे बड़े ईमानदार जो दें, जैसे आप 10 केजी ले रहे हैं भोजन, तो 10 केजी का आप कार्य कीजिए, जितना भोजन नहीं उतना कार्य करेंगे तो आप आदर्श के अंतर्गत आएंगे। कहाँ आएंगे? आदर्श के अंतर्गत आएंगे। जैसे चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण पूछ रहा है, आदर्श ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण, तो बोलेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण नहीं होता है, कोई ऊर्जा का हानि नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। तो क्या कहेंगे? लिखेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण नहीं होता है, पहला पॉइंट। दूसरे के पॉइंट में प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध कुछ भी नहीं होगा, कोई भाई ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है, एक प्राथमिक द्वितीयक, एक इनपुट होता है एक आउटपुट। जितना करंट आप इनपुट में देंगे उतना ही करंट आउटपुट में निकलेगा। क्यों? क्योंकि वो आदर्श है। तो आदर्श में प्यारे बच्चों कोई भी मतलब रुकावट नहीं होती है। तो बताइए प्राथमिक कुंडली में प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो लिखेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक, द्वितीयक का लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे पहले? तो लिखेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध 0 होता है। समझ रहे हैं? उसके बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर का शक्ति क्षय 0 होता है। आदर्श ट्रांसफार्मर का शक्ति क्षय 0 होता है। ठीक, इतना बात आप लोग लिख लेंगे और उम्मीद है कि मैं जो आप लोगों को समझाया हूं
आप लोग उतना प्यारे बच्चों दिल से अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। यदि आप लोग दिल से अच्छे से लिख लेते हैं प्यारे बच्चों तो इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, ठीक। आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा, प्रयास करने का बेहतर प्रयास कीजिएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या है। करा पीएन संधि के अवच्छय परत तथा विभव प्रचारी पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग कर पूर्ण दिष्टकारी का परिपथ चित्र, मतलब कि दिष्टकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशित निर्गत वोल्टेज का नामांकित चित्र लिखिए। तो पहले तो हमसे बोला क्या है, कह रहा है कि पीएन संधि के अवच्छय परत और विभव प्रचारी पर अग्र अभिनत होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, पीएन संधि के अग्र अभिनत होने पर क्या होगा। पीएन संधि के अग्र अभिनत होने पर, अग्र अभिनत होने पर क्या होगा। होने पर बच्चों आपको पता है, आप लोगों को इतना तो पता हो ही गया है, पी टाइप है, इसमें होल रहेंगे, और इधर क्या है एन टाइप है, इसमें सब इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे, ठीक है। इसमें जब सब इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको प्लस से जोड़ेंगे और इसको माइनस से जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए। जब इसको प्लस से जोड़ेंगे तो इसके अंदर के जितने भी होल रहेंगे वो प्रतिकर्षित होकर इधर जाएंगे, और जब इसको माइनस से जोड़ेंगे तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे प्रतिकर्षित होकर इधर जाएंगे। तो ये अवक्षय परत पर क्या करते हैं, दाब लगाते हैं। जब अवक्षय परत पे दाब लगाएंगे तो इसके अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है, घट जाती है ना। पीएन संधि के अग्र अभिनत होने पर अवक्षय परत की चौड़ाई, अवक्षय लिखेंगे, अवक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है, घट जाती है, क्या जाती है बच्चों, लिखेंगे घट जाती है तथा प्रचारी विभव प्रचारी प्राचीर का मान भी घट जाता है, विभव प्रचारी का मान भी घट जाता है, विभव प्रचारी का मान भी घट जाता है, समझ रहे हैं। घट जाता है। अब प्यारे बच्चों देखिए, आपको पता है ना E बराबर E इंटू डी विभव प्रचारी, भी डिस्टेंस जब घट जाएगा, जब अक्षय परत की चौड़ाई घट जाएगी तो प्यारे बच्चों भी का मान ऑलरेडी कम आ जाएगा, वही चीज है। और यही यदि पश्च अभिनत होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, चलिए हम पश्च अभिनत की बात करते हैं। पहले आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए पश्च अभिनत की बात करते हैं। पश्च अभिनत जैसे इसका उल्टा होगा पश्च अभिनत, लिखेंगे पीएन संधि के पश्च अभिनत होने पर अवक्षय लिखेंगे अवक्षय परत की चौड़ाई अवक्षय परत की चौड़ाई तथा प्राचीर विभव का मान घट जाता है, ठीक है। पश्च अभिनत होने पर घटता क्यों है, ये पी टाइप है, ठीक है बच्चों, ये पी टाइप है, और यहाँ पर एक लगा हुआ है ये एन टाइप है, क्या बच्चों एन टाइप है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इसे जोड़ेंगे माइनस से,
किससे, सेल के कौन से सिरे से, माइनस से, और इसे किससे जोड़ेंगे, प्लस से। बताइए जब इसको माइनस से जोड़ेंगे तो ये प्लस इधर आकर्षित हो जाएगा, जब इसको प्लस से जोड़ा जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर आकर्षित हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ अक्षय पे दाब लगा रहे थे, सब इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, होल इधर चले जाएंगे, तो अक्षय की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई उसको दाबे थे, जैसे ही वहां से इलेक्ट्रॉन, जैसे ही वहां से दाब खत्म होगा वैसे अपना हट जाएगा। देखिए चौड़ाई बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी। तो बच्चों आप लोग इतने का ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब हम आप लोगों को बना के दिखाएंगे, क्या बना के दिखाएंगे बताइए सर, पूर्णतरंग दृष्टिकारी का। चलिए पूर्णतरंग दृष्टिकारी को बना के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा और इसके चित्र को बहुत प्यार से बनाइएगा भाई, ठीक है। बहुत प्यारा चित्र बनाना है और बेहतरीन तरीके से बनाना, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से अच्छे से बनाना है, ठीक है भाई लोग, बेहतरीन तरीके से और अच्छे से। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए इस तरह से। अब क्या काम करेंगे, इधर देखिए इस तरह से यहाँ पर ऐसे बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक लगाएंगे पीएन संधि डायोड D1, और यहाँ से एक लाइन ऐसे निकाल देंगे, यहाँ पर एक लगाएंगे पीएन संधि डायोड D2, ठीक है। इसकी क्रिया विधि को मैं सब कुछ बता दिया हूँ, बेहतरीन तरीके से समझाया हूँ। आप लोग जाके टी के सापेक्ष यहाँ प्रतिरोध R होगा, लोड प्रतिरोध जिसे कहते हैं, और इनके बीच में इससे लाइनें खींच दीजिए, ऐसे 2-3 लाइनें खींच दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि इनपुट शक्ति आउटपुट शक्ति को भी दर्शाइए, तो यहाँ पर देखिए इनपुट शक्ति क्या है, अरे इनपुट प्रत्यावर्ती धारा देख लीजिए यही है। आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में जो इसकी दिशा माइनस नीचे की तरफ है, उसकी दिशा ऊपर की ही तरफ बन जाएगी, ठीक है। इस तरह से देखिए, समझ रहे हैं ना। याद करें तो आपको पता है कि ए केवल प्लस को देखिए, प्लस को भी देखिए, सबको धारा को पलट देता है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको बना के दिखा देना है। ये है आपका धारा और ये होता है टी, और ये है बच्चों धारा और ये होता है टी। क्या आप लोगों को ये चित्र समझ में आया किस तरह से बनाना है। पूर्णतरंग दृष्टिकारी का चित्र बोला था, चित्र बना दिए। जो जो परिभाषा बोला था बच्चों, मैं परिभाषा भी लिख दिया हूँ। आप लोगों को इसके अलावा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस देखिए मैं 5 नंबर के प्रश्न को अलग से बना के हो रहा हूँ, क्योंकि बच्चों जब आपके बोर्ड में प्रश्न आएंगे तो किस तरह से प्रश्न आएगा, किस तरह से वो घुमा देगा, आप बातों को नहीं समझ पाएंगे। तो उस बात को समझाने के लिए मैं इस तरह से इसको डिजाइन किया हूं कि आप लोग इस तरह, मैं प्रश्न को डिजाइन किया हूं कि आप लोग प्रश्न को अच्छे से पकड़ लेंगे और कर लेंगे, और 25 के बोर्ड के एग्जाम में, 2025 के बोर्ड के एग्जाम में आपको ज्यादा फायदा लगे। और हर एक प्रश्न का आप वीडियो को, काफी आप समय तो बचा नहीं है, तो आप क्या काम करेंगे, वीडियो को दौड़ा दौड़ा के देखेंगे, ठीक है। फटाफट उसकी स्पीड बढ़ा देंगे, और या तो उसको फटाफट प्रश्न पर ले जाएंगे, ज्यादा पूरा डिटेल में नहीं देखना, बस बात को समझ लेना है। इस प्रश्न में यही पूछ रहा था सर, समझा दिए, अब हम इसको कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है आपको पूरा एक ओरी से एक ओरी तक लेक्चर देखने की, ठीक है भाई लोग। तो आज के लिए इतना है प्यारे बच्चों, ओके बाय, थैंक यू। आप लोगों को से हमें मिलकर अच्छा लगा, ठीक है, बाय। ऐसे वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा भाई लोग, ठीक है।